Good afternoon, sir. Afternoon, yeah. ठीक है, हम दो चीज चालू करते हैं ना। 1 मिनट रुक जाओ, चालू करते हैं उसे। ओके, तो आज हम देखो दो चीजें करेंगे। एक तो वो मेंडलीव वाला पीरियड टेबल पूरा करेंगे, मतलब लाइक उसका टॉपिक खत्म करेंगे, और फिर इसका रिवीजन, मैग्नेटिज्म के कुछ टॉपिक का रिवीजन मैं आज कराऊंगा। है ना, अपने को एक एक टॉपिक अब साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। है ना, तुम्हें अब आदी बनना पड़ेगा, 3 3 4 4 टॉपिक साथ साथ पढ़ने का। ठीक है, 1 मिनट चालू करता हूँ। तो कल जहाँ पे खत्म किया था मैं वहीं पे चालू करूंगा कि मेंडलीव का पीरियड टेबल क्या था। फिर हम उसके अचीवमेंट, मतलब क्या मेरिट्स थी क्या डीमेरिट्स थी, वो पढ़ेंगे, और फिर अपन रिवीजन पे आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ना, साथ साथ ही लिख लेना, ज्यादा कुछ इतना लिखना नहीं है इसमें। तो देखो, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वही है कि इन मेंडलीव्स पीरियड टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वो क्या थी? एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो याद है मैंने तुम्हें परसों क्या पढ़ाया था कि मेंडलीव ने एक तो एटॉमिक मास देखा सबका, और केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे पता पड़ी? उसने किसके साथ रिएक्शन कराया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। तो उसने देखा, उसने क्या किया, जैसे लिथियम का कराया, उसने सोडियम का कराया, उसने पोटेशियम का कराया। उसने देखा कि यार ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे ये बनाता है Li2O, ये बनाता है Na2O, ये बनाता है K2O। इसने देखा इन तीनों में 2:1 का रेशियो आ रहा है, तो इसने इन तीनों को क्या रखा? उसने इन तीनों को एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा, ग्रुप में रखा। तो ये उसका तरीका था, मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के देखा, और उसने हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करा के देखा। जैसे क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आपका आयोडीन हो गया, उसने इन तीनों को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। तो तीनों केस में क्या बना? देखो, इसमें बना HCl, इसमें बना HBr, इसमें बना HI। तो इससे उसको पता पड़ा केमिकल प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसने क्या बनाया? अपना पीरियड टेबल बनाया। मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट थे? 63, 63, है ना। और उसने किसके हिसाब से बनाया था? एटॉमिक मास के हिसाब से। और he arranged the element such that element with similar properties fell into the same vertical columns of the periodic table, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। तो बेसिकली इस तरीके से था उसका पीरियड टेबल। जैसे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेजियम, फ्रेंशियम सब एक ही में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आपके एक ही वर्टिकल कॉलम में, है ना। ध्यान से देखो, तो इस तरीके ये मेंडलीव का पीरियड टेबल था, है ना। तो अब इसके इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स हम समझेंगे। सबसे पहले ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है टेबल, आपको सिर्फ मेरिट और डीमेरिट याद रखने हैं। तो पहले लिखो अपनी कॉपी में मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, मेरिट मतलब इसकी अच्छी बातें क्या थी, क्या अचीवमेंट थे इसके? अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो लिखो अपनी कॉपी में, 3 इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला है सम गैप वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। तो मेंडलीव जो अपना पीरियड टेबल बना रहा था, तो देखो सपोज करो मेंडलीव ने देखा कि एक का एटॉमिक मास 20U है, एक का एटॉमिक मास 40U है ना। तो वो देखता है कि यार बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, मतलब बीच में एक ना एक एलिमेंट मिसिंग है। तो सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। तो मेंडलीव ने पहले से ही क्या कर रखा था? गैप छोड़ रखे थे। So if a certain new element is discovered, it can be placed in a new group without disturbing any existing group. तो मेंडलीव ने क्या किया था? पहले से काफी ऐसे स्लॉट छोड़ रखे थे, और मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था कि यार इसके बीच में एक ना एक तो होना चाहिए। तो मेंडलीव करेक्टली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो उस समय डिस्कवर नहीं थे, लेकिन मेंडलीव ने फिर भी प्रेडिक्ट किया था कि यार यहां मैं गैप छोड़ रहा हूं, कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है जो मुझे नहीं मिला अब तक। जैसे ये 3 एग्जांपल है, स्कैंडियम,
गैलियम और जर्मेनियम। तो मेंडलीव ने इनके लिए स्लॉट छोड़ रखे थे और मेंडलीव के जाने के बाद ये डिस्कवर हुए और उसके पीरियड टेबल में फिट भी हो गए। तो पहला अचीवमेंट लिखो, पहला मेरिट लिखो कि मेंडलीव को पहले से पता था कि कहीं ना कहीं एलिमेंट मिसिंग है, तो वहां पे उसने गैप छोड़ रखे थे। तो सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। तो अगर कोई डिस्कवर हो भी जाता तो अपन उस गैप में इसको फिट कर देते बिना उसके टेबल को डिस्टर्ब किए हुए, है ना। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव के टाइम का, क्योंकि उसके टाइम पे 63 ही थे, 63 थे। तो ये उसके टेबल का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उसने मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उसके लिए भी उसने क्या कर रखा था, गैप छोड़ रखा था, और बाद में जो डिस्कवर हुए वो उसके टेबल में फिट भी हो गए। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा लिखना अपनी कॉपी में, देखो पहला आप लिख लो अपनी कॉपी में, यहां तक यहीं तक लिखना, ये यहां से लेके यहां तक लिखना। ये नीचे वाली लाइन ये तो कॉपी है, सेम है, खाली ऊपर वाला लिखना। सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड, है ना। तुम्हें समझ में आया इसका मतलब। तो मेंडलीव देखो यार, मेंडलीव कितना होशियार था, और एक तुम हो कितना होशियार था। देखो उसको, उसने एलिमेंट नहीं थे तो भी प्रेडिक्ट कर लिया। अपने को तो एलिमेंट के नाम भी याद नहीं है यार, प्रेडिक्ट क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा अचीवमेंट भी लिखना तुम अपनी कॉपी में, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। देखो, मेंडलीव प्रेडिक्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैसेस। पहला तो ये लिख लेना, सम से लेके जर्मेनियन तक लिखना। दूसरा लिखना, मेंडलीव प्रेडिक्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैसेस एंड लेफ्ट अ कंप्लीट ग्रुप फॉर देम। तो देखो तुम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो उसने खाली 8 ग्रुप तक ही बनाया और एक खाली छोड़ दिया। उसको लगा यहां पे भी कोई ना कोई आएंगे, और वो ये सब कौन सी है, नोबल केसेस। तो ये भी मेंडलीव ने प्रेडिक्ट कर लिया था। ये देखो लास्ट, इसके ग्रुप नंबर 1 से लेके 8 तक ही है, ये लास्ट वाला 0th ग्रुप है, इसमें कौन से नोबल है। तो मेंडलीव ने इनके बारे में प्रेडिक्ट कर रखा था। तो मेंडलीव प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल केसेस एंड लेफ्ट अ ग्रुप फॉर देम। ठीक है, तो ये इसके मेरिट है। मेरिट मतलब इसकी खास बातें क्या है, अच्छी बातें क्या है, मतलब इसके क्या क्या अच्छी चीज निकल के आई। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खास बात ये थी, देखो एक तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया, ठीक है, एटॉमिक मास की जमाता गया। उसके बाद उसने वर्टिकल कॉलम कैसे बनाए, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता पड़ी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के पता पड़ी। 8 तो ग्रुप थे और 7 उसमें पीरियड्स थे। ये तो ये 7 और 6 इधर उधर होता रहता है अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से। 8 ग्रुप है और 7 पीरियड है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लो अपनी कॉपी में, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, ग्रुप तो है 8 और पीरियड कितने हैं, 7। कई जगह 6 भी लिखा होता है ना। मैं तुम्हें और कंफर्म कर दूंगा, अपनी बुक के हिसाब से ही है, ग्रुप 8 है, पीरियड 7 है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा मेरिट, सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात यह थी कि कई जगह मेंडलीव को एनोमोली दिखी कि यार यहाँ पे स्लॉट है, कोई एलिमेंट आएगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, और उसने जहां पे स्लॉट खाली रखे वहीं पे आपका एलिमेंट आके फिट हो गया, है ना। तो अगर मान लो कोई एलिमेंट नया डिस्कवर भी हो जाता तो मेंडलीव के जो टेबल है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे फिट हो जाता। लेकिन फिर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि 63 से आगे हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले जो मेंडलीव का जो क्राइटेरिया था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब तुम लिखो अपने नेक्स्ट अपनी कॉपी में, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट मतलब इसमें कौन से गैप थे, कौन सी चीजें थी जो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लिखो अपनी कॉपी में। तो सबसे बड़ा डीमेरिट क्या था, तो मेंडलीव बेचारा फंस गया। कैसे फंस गया मेंडलीव, तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया तो भी HCl बना। मेंडलीव ने क्लोरीन के साथ सोडियम का रिएक्शन कराया तो भी NaCl बना, है ना। तो मेंडलीव देखता है कि मतलब क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो रेशो बना रहा है वही सोडियम के साथ बना रहा है। तो यहां पे वो फंस गया कि एक ही एलिमेंट दो दो एलिमेंट के साथ मतलब एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ सेम रेशो बना रहा है ना। तो अब हाइड्रोजन को हम सोडियम के साथ रखें कि नहीं रखें, वो फंस गया, है ना। क्यों फंस गया कि यार हाइड्रोजन को मैं सोडियम के साथ रखूं कि हाइड्रोजन को मैं क्लोरीन के साथ रखूं, है ना, वहां पे वो फंस गया। तो ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। वो समझ ही नहीं पाया कि हाइड्रोजन को मैं कहां पे रखूं, है ना। ये उसका सबसे बड़ा डिमेरिट था कि हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीव डिसाइड नहीं कर पाया। ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, है ना।
और दूसरा देखो क्या था, जैसे अब तुम्हें पता है और मुझे पता है, अपन दोनों को पता है कि आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो क्लोरीन का मास 35 भी होता है, क्लोरीन का मास 37 भी होता है। मतलब क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, H11, H12, H13। तो बेचारे मेंडलीव को पता ही नहीं था कि आइसोटॉप भी होते हैं। तो मेंडलीव तो क्या किया, मेंडलीव तो मास के हिसाब से जमाता गया। तो मेंडलीव ने क्लोरीन 35 के पास में किसको रखा? क्लोरीन 37 को। उसको पता ही नहीं था कि ये दोनों क्लोरीन ही है, क्योंकि उसने तो एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया। तो आइसोटॉप के बारे में मेंडलीव ने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया। जहां पे भी आइसोटॉप दिखते तो मेंडलीव वहां पे स्लॉट खाली छोड़ देता है ना। तो आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट वर फाउंड विच वायलेटेड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्योंकि मेंडलीव के लॉ के हिसाब से तो आप कैसे जमाओगे? एटॉमिक मास के हिसाब से। तो पहले मान लो आपने क्लोरीन 35 रखा और आपने बाद में क्लोरीन 37 रखा, मास के हिसाब से क्लोरीन के बाद क्लोरीन। अरे एक ही पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन 2 बार थोड़ी आ सकता है। तो आइसोटॉप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं। और पहला डिमेरिट क्या था कि मेंडलीव को पता ही था कि मुझे हाइड्रोजन को कहां पे रखना है ना। और तीसरा, आपने जब एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया, सपोज करो कि आपको कोई एलिमेंट मिला ए, इसका मास 30, फिर कोई मिला मी बी, मान लो इसका मास 33U, इसका मास 30U। तो इनके बीच में 31 वाला भी हो सकता है, 32 वाला भी हो सकता है। तो मास से अपने को पता नहीं पड़ता है कि बीच में कितने एलिमेंट्स फिट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो an increase in atomic mass was not regular while moving from one element to another। मतलब 30 से सीधा 33 हो रहा है, 33 से सीधा 37 हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज था ये बहुत इरेगुलर था। तो बीच में कितने एलिमेंट आएंगे वो अपने को पता ही नहीं पड़ता था मेंडलीव के टेबल से। तो ये 3 डिमेरिट थे। दो तुम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। पहला तो क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ है उसको पता ही नहीं मेंडलीव को, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, 1:1 रेशो बनाता है। सॉरी, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 1:1 बनाता है, क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके 1:1 बनाता है। तो हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सबके साथ 1:1 में हो रहा था। तो हाइड्रोजन को कहां रखना है उसको पता ही नहीं पड़ा। दूसरा, आइसोटॉप के साथ क्या करना है वो मेंडलीव को पता नहीं पड़ा, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे आइसोटॉप की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो अगर आइसोटॉप्स अगर मेंडलीव जमाना चाहता तो जमा ही नहीं पाता, क्योंकि मेंडलीव कैसे जमा रहा था? मास के हिसाब से। तो वो मेंडलीव क्या करता? क्लोरीन को 2 बार लिखता, क्योंकि क्लोरीन का मास 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो आइसोटॉप तो क्या करते हैं? मेंडलीव के पीरियड लॉ को क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते। और तीसरा, जरूरी नहीं है कि, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम ध्यान से देखो इसको समझना इस चीज को। सपोज करो कि एक एलिमेंट का मास 30U है, उसके बाद वाला मान लो 34U है। तो जरूरी नहीं है कि अगला वाला 38 होगा, वो 39U भी हो सकता है। अगला वाला मान लो 47 भी हो सकता है। तो इन दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट है ये मेंडलीव को कभी पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे आपका मास का इंक्रीज इरेगुलर है। पहले 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। तो ये इरेगुलर था, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंडलीव को कभी भी पता नहीं पड़े। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। तो मेंडलीव के बारे में और कुछ पूछना है तो पूछो, कि उसने किस हिसाब से जमाया? एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। कितने एलिमेंट थे? सर अचीवमेंट वाली स्लाइड एक बार हाँ दिखा लिख दो। लो, इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो। तुम चाहो तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है सर ना। अचीवमेंट्स वाली सर ये वाली तो लिख ली। अचीवमेंट क्या है? ओ सर सॉरी, डीमेरिट सर। सॉरी सॉरी, 1 सेकंड। अचीवमेंट तो एक ही है, इसका अचीवमेंट एक ही है, क्योंकि देख इसने जिस तरीके से जमाया था ना पीरियोडिक टेबल, अपन अब सर वो बुक में तो सर अलग अलग बुक्स में सर अलग अलग दे रखे हैं। ये मैंने बुक से उठाया अपनी। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से उठा ली है। तो एनसीईआरटी फॉलो करो यार, है बुक ना। में तो 3 दे रखे ना सर। अरे बुक में इसी को बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रखा है। बुक में जो ये अचीवमेंट है ना, इसी को बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रखा है। इतना तुम्हें याद रखने की सर जरूरत नहीं है। गैलियम सीजियम वाला भी दे रखा है सर, आगे पीछे रखा था उनको करके। नहीं, बुक में अचीवमेंट में तो खाली इसका, यस सर। देखो बुक में सर 3 अचीवमेंट दे में रखे इसका हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि इसने स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इसके इसने 3 नाम दिए थे। एक का एल्यूमिनियम, एक का से ऐसे। तो बाद में जब अपने को पता पड़े तो उस स्लॉट पे ये एलिमेंट जाके फिट हो गए। और दूसरा अचीवमेंट मैंने तुम्हें लिखा है ना, नोबल गैसेस वाला, कि मेंडलीव को नहीं बिना, सर, हाँ बोलो। सर बुक में ना एक अचीवमेंट ये भी है कि उसका एटॉमिक मास से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन प्रॉपर्टी उससे मैच कर दी थी, इसलिए उसने आगे हाँ सर लग दिया उसने उसको। कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली वेंट और विद तो ऐसे दे वो रखा तो सर है। डीमेरिट इसमें हुआ ना। सर ये एडवांटेज में सर भी, मेरिट मेरिट में में भी और नहीं एडवांटेजेस नहीं, में ये दे रखा है। डीमेरिट हुआ ना। एडवांटेजेस सर मतलब, मेरिट और डीमेरिट दोनों में। नहीं नहीं, तो दोनों में कैसे सर हो सकता है? एडवांटेज में है तो केवल
दोनों में नहीं हो सर सकते बुक में ना। तो एडवांटेज में। नहीं, एडवांटेज में मत लिखना उसको, क्योंकि वो डीमेरिट है ना। मतलब वो जो तुम बोल रहे हो, तुम खुद सोचो, वो तो डीमेरिट है। मेरिट मतलब उसकी सर अच्छी बात मेरिट लिखी। हुआ ना सर वो तो। कैसे हुआ सर मेरिट? केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जमाया तो। देख, अपन नहीं जमाते ना केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। मतलब मेंडलीव ने जब एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया, देख हुआ क्या था। मेंडलीव ने जब एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया, तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एटॉमिक मास के हिसाब से तो किसी और ग्रुप में आ रहे थे, पर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी और ग्रुप में आ रहे थे। तो उसने क्या किया, उस वक्त क्या किया, उसने उसको केमिकल प्रॉपर्टी वाले में डाल दिया। भाई एक चीज फॉलो करना, या तो एटॉमिक मास के हिसाब से जमा, या केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जमा। उसने क्या किया कि एलिमेंट एटॉमिक मास के हिसाब से मान ले 7वें ग्रुप में आ रहा था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 6ठे में आ रहा था, तो उसने वापस उसको 6ठे में डाल दिया। उसने फिर मास नहीं देखा, तो उसने खुद ही वो चीज फॉलो नहीं करी ना। नहीं समझ में आया? मैं सर तो समझाता हूँ। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेम है। अरे मॉडर्न सर जैसे पीरियोडिक टेबल तो देख तेरा हम्म, एटॉमिक मास पे चलता ही नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक चलता है तो तेरा एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर पे प्रोटॉन्स चलता है। पे। तो बात ही खत्म हो गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो सर वो एक तो नो। एटॉमिक नंबर पे होगा ना। हाँ, वो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। तो सर एटॉमिक उसमें नंबर। तो आइसोबार्स वाला फैक्टर नहीं आएगा फिर सर। अरे मैं उस पे आऊंगा, तेको बताता हूँ। एक बार देखो, तुम्हारा जो डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था, तो मान ले कि ये उसका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये वर्टिकल, मतलब इस ग्रुप में जो भी होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मेंडलीव क्या कर रहा था, एलिमेंट जमा रहा था। तो मान ले कि यहाँ पे 33U है, और यहाँ पे 35U वाला एलिमेंट है, मान ले ए और बी। तो हिसाब से तो बी आगे है, ए पीछे है। लेकिन उसने जब केमिकल प्रॉपर्टी देखी तो उसको लगा बी यहां पे होना चाहिए, ए यहां पे होना चाहिए, तो उसने इसको उल्टा करके जमा दिया। तो ये तो उसने खुद ही वायलेट कर दिया ना। वो तो कैसे जमा रहा है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी देख के उसने इसको उल्टा कर दिया। तो ये तो गलत लेकिन बात हुई सर ना। एनसीईआरटी में एडवांटेज में क्यों दे रखा अरे है, फिर तो एनसीईआरटी छोड़, एनसीईआरटी तू में तो गलत है तू मतलब। ये देख कि अपन जो, आप खुद बताओ, मैं जो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये उसका मेरिट था कि डीमेरिट था? सर डीमेरिट था। हाँ, तो बस सर तो इसलिए। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सर हीलियम को 18th में क्यों रखा है सर, सेकंड में क्यों नहीं रखा है? देख, हाइड्रोजन, हीलियम, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बना हुआ है, उसमें ऐसे बांटे हुए पीरियड्स, कि पहले पीरियड में हम पहली शेल लेंगे, दूसरे वाले में हम दूसरी शेल लेंगे। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब तो पहली शेल में देख, पहला हाइड्रोजन में 1 और हीलियम में 2। तो हीलियम तेरा नोबल गैसेस के साथ गया, क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैस के साथ मिलती है, क्योंकि हीलियम का शेल पूरा है। नहीं सर ऐसा नहीं सर कि मतलब जिस तरीके से अगर अपन इसको मेंडलेव को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो सर फिर तो यहाँ उसको पे भी कर सकते क्वांटिटी हैं हो सर। ही नहीं रहा है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास से कोई मतलब ही नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तेरा कॉम्बिनेशन है किसका? एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केमिकल प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखा, और एटॉमिक नंबर का भी ध्यान रखा। और सबसे खास बात पता है क्या देते? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम की ऑक्टेट पूरी हो गई, इसलिए हीलियम तेरा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तो पीरियोडिक टेबल में वो जम भी गया, तो हाइड्रोजन तेरा पहले और हीलियम तेरा लास्ट ग्रुप में आ गया। सबसे बड़ा डिफरेंस मेंडलीव और मॉडर्न का यह है कि मेंडलीव मास देख रहा था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर पे ध्यान दिया हमने, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो तुमने अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोई चीज बनाई है, तो अपने आप ही केमिकल प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड हो गई, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी ऐसा लोचा नहीं है कि आपने ऐसे जमाया और इसमें मान लो 5 प्रोटॉन है, मान लो इसमें 50 प्रोटॉन है और इसमें 48 प्रोटॉन है, ऐसा कभी भी नहीं है। 48 वाला पहले आता है, 50 वाला बाद में आता है, वो जमाए इस तरीके से गया है ना। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अचीवमेंट में वैसे तुम 2 ही याद रखना, कि पहला अचीवमेंट तो ये याद रखना कि तुम्हारा जहां पे गैप छोड़ा वो गैप भर गए। और दूसरा अचीवमेंट नोबल गैसेस के बारे में उसने प्रेडिक्ट किया था, जो बाद में डिस्कवर हुए, और अपने को मेंडलीव के टेबल को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेंडलीव ने पहले ही एक खाली ग्रुप छोड़ रखा था। मेंडलीव ने ये 0 वाला जो ग्रुप है ना, ये पहले ही खाली छोड़ रखा था। उसको पता था यहाँ पे कोई ना कोई आके फिट होगा। ठीक है, ये आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। एक सेकेंड, किसी को अब डाउट है इसमें तो पूछो। दिव्य देख, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया ना, तो उसने एटॉमिक मास के हिसाब से जमाना चालू किया, है ना। जैसे मान ले क्या किया, जैसे मान ले मेंडलीव को 63 एलिमेंट्स पता थे,
कितने पता थे? 63। एक सेकंड। इसे मान ले मेंडली को 63 पता थे, तो उसने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ जी एच समथिंग लिखा, ठीक है। फिर एच के बाद उसको मिला आई, तो उसने आई कहां पे लिखा? यहां पे। उसने देखा कि यार ए और आई की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और मान ले ए का मास है 1U, बी का मास 2U, सी का मास 3U, इसका मास 4U, इसका 5U, 6U, 7U समथिंग। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, कोई मतलब नहीं। 8U, मान ले आई का 9U। तो देख H के बाद आई आएगा, तो इसने H के बाद आई वहां नहीं लिखा, उसने कहां पे लिखा? यहां पे, क्योंकि A और I की प्रॉपर्टी सेम है ना। उसके बाद इसने J यहां पे लिखा, है ना, ABCD। फिर उसने K यहां पे लिखा, L यहां पे लिखा, M यहां पे लिखा, N यहां पे लिखा। लेकिन उसने एक गलती क्या करी? उसने देखा कि यार N का मास ज्यादा है। मान ले N का मास है 20U, और मान ले M का मास है 18U। तो उसने क्या किया? केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने टेबल में N को पहले लिख दिया, M को बाद में लिख दिया। यहां पे उसने लोचा कर दिया। भाई तुझे जमाना है तो एटॉमिक मास के हिसाब से जमा, तो तूने यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए N को यहां लिख दिया, M को, तो ये लोचे पड़े उसके। तो ये डीमेरिट नहीं बोलते इसको, इसको अपन डीमेरिट वर्ड यूज नहीं कर सकते। ये उसके पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम थी कि उसने कई कई जगह केमिकल प्रॉपर्टी मैच करने के लिए एलिमेंट्स को खुद ही उल्टा कर दिया, जो गलत हो गया ना। इसलिए हमने अपने खुद के ही लॉ को वायलेट कर दिया। याद है कल मैंने तो पढ़ा सर था। हाँ पूछो। सर उसने भी तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ही रखा पोजीशन में, और मॉडर्न पीरियोडिक में भी तो फर्स्ट है, तो सर उसमें हाँ क्या तो ये तो गड़बड़ डिसएडवांटेज है क्या ना। हुआ देख सर? देख देख दिव्यांश, तो हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, क्लोरीन की नेगेटिव होती है। लेकिन यही हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पे सोडियम की पॉजिटिव होती है और हाइड्रोजन की नेगेटिव होती है। तो हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसलिए तुम अगर आगे साइंस पढ़ोगे तो तुम एक टॉपिक पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम एक टॉपिक पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये इंट्रोडक्शन शायद 10th क्लास में भी है ना, 10th में भी अभी आएगा ये वर्ड। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर पे हमने हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा हुआ है। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना, हाँ तो सर उसका जस्टिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दे हाँ, दिया और उसकी मेंडल नहीं जस्टिफिकेशन दे जब, पाया इसलिए। जैसे जब 11th 12th क्लास में अगर तुम कभी भी पढ़ोगे तो तुम वहां पे पढ़ोगे एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होती है, उसके हिसाब से वो पहले ग्रुप में आएगा। -1 भी होती है, उसके हिसाब से तुम्हारे हिसाब से वो हेलोजन के साथ आना चाहिए, है ना। लेकिन है क्या, हाइड्रोजन का जो +1 वाला बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको पहले ग्रुप के साथ रखते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। अलग से कहाँ लिखा हुआ है दिव्य? मुझे भेजना, मतलब कहीं लिखा हुआ हो तो मुझे भेजना। ठीक है, अच्छा अब तुम सुनो। तो इसके साथ तुम्हारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। इसके साथ आपका मेंडलीव का टेबल खत्म होता है। नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न चालू करेंगे, आई थिंक खत्म भी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने मुझे उसके क्वेश्चन भेजे हैं, तो मेरे को लगता है काफी डाउट्स है, तो मैं टॉपिक करा ही देता हूँ। तो तुम सब क्वेश्चन का आंसर करना। तो टॉपिक है, टॉपिक क्या है लिखो अपनी कॉपी में, जिसको पता है वो लिखो, जिसको नहीं पता है वो भी सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक के एमसीक्यू भी बन सकते हैं, इस टॉपिक का ट्रू एंड फॉल्स भी बन सकता है, इस टॉपिक का असर्शन रीजन भी बन सकता है, इस टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो two magnetic field lines never intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेगी, तो अगर तुम यहां पे कंपास रखोगे तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपास का नीडल इधर और इधर दोनों जगह तो पॉइंट नहीं कर सकता, वो तो एक ही जगह पॉइंट करेगा। तो एग्जाम में अगर तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो क्या ये डायग्राम करेक्ट है? तो ये डायग्राम गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये डायग्राम क्या है आपका? गलत है। ठीक है,
दूसरी प्रॉपर्टी, पहले तुम प्रॉपर्टी समझ लो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि सपोज करो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मान लो ये एरो बना रखा है, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे पॉइंट नंबर 1 है, यहां पे पॉइंट नंबर 2 है। मान लो पॉइंट नंबर 1 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 है, पॉइंट नंबर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? B1 इक्वल टू B2, B1 ग्रेटर देन B2, B2 ग्रेटर देन B1, या चौथा है नन ऑफ दिस। तो याद रखना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है ना, B1 ग्रेटर। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेकेंड। ज्यादा होती है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। सो आंसर विल बी B1 विल बी ग्रेटर देन B2। तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जितनी लाइन पास पास होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जितनी लाइंस दूर दूर होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, है ना? उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ये तुम्हें याद रखना है। अब अपन आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। तो तुम लिख लो, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है? ये भी हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? क्लोज्ड लूप बनाती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड चालू हुई और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई, तो क्या ये हो सकती है? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ना तो चालू होती है ना खत्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमती रहती है, घूमती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप्स बनाती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इज एंडिंग एट वन पॉइंट, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी खत्म नहीं होती है, ना कभी चालू होती है। वो ऐसे घूमते रहती है, घूमते रहती है, घूमते रहती है। शेप कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेप कोई भी हो सकता है, तिकोना नहीं हो सकता, है ना? मैं आ रहा हूं तुम्हारे आगे टॉपिक पे आ रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? क्लोज लूप बनाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। जितनी पास पास होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। स्मूथ का मतलब है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती, जहां पे से तिकोना आता है ना, ऐसी नहीं हो सकती। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, स्मूथ होती है ना? कोई तुम्हें पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती है, तो क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहां पे तिकोना है, यहां तिकोना है, यहां तिकोना है, यहां। क्या ऐसी हो सकती है? हाँ, ऐसी हो सकती है। दे आर स्मूथ कर्व्स, स्मूथ होती है, कहीं पे भी तिकोना नहीं होता। दे आर स्मूथ कर्व्स, है ना? कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, स्मूथ कर्व्स होती है, क्लोज लूप बनाती है ना? और जितनी पास पास होती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, जितनी दूर दूर होती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देखो, 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड।
हाँ, ये याद रखना, इस प्रॉपर्टी को लिख लो अपनी कॉपी में, टेंजेंट टू, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तुम्हें मान लो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैं तुम्हें पूछूं, मैं आपको पूछता हूं कि बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पे टेंजेंट बना दो ऐसे। मैं पूछूं बताओ यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट बना दो। मैं पूछूं यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट बना दो। तो टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो जिस पॉइंट पे पता करनी है वहां पे क्या बना दो, टेंजेंट बना दो। और सबसे लास्ट है जो तुम्हें पता ही होगा कि किसी भी बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती है, और बार मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है ना। तो किसी भी बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है। किसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लो और आप लिख लेना कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। ए, बी, सी। सर ये ए में 2 है। हाँ, दो है, इनमें दो है। दो मतलब वो एक ही है, मतलब इस तरीके से एक ही फिगर है। डी, और ये है ई। ठीक है, और ये लास्ट एफ। मतलब यहाँ पे चालू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है, आप बोलना मत, आप हो सके तो चैट बॉक्स में लिख लो, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुम्हारा चेक करवा देता हूँ। देखो, पहली करेक्ट है ना, क्लोज लूप हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सी वाली भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे तिकोना है, यहाँ पे स्मूथ है, पर ये गलत है। टी तो गलत ही है। ई करेक्ट है, क्लोज लूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ गलत है, क्योंकि चालू होके खत्म हो रही है। सर ए कैसे सही है सर, ए में स्ट्रेट लाइंस भी तो है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही सकती है। सर चालू होके खत्म हो रही है नहीं, ना, वो भी तो वो सर। चालू होके खत्म अगर हो रहा होगा ना, तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि यहाँ पे चालू होके यहाँ पे खत्म हो रही है। खाली देख, अब यार मैं तो ऐसे तो बना नहीं सकता ना, अब मैं बिना बिना कैसे बनाऊं उसके। तो अगर चालू होके खत्म हो रही होगी, तो तेरे को अलग से मेंशन कर रखा होगा कि ये चालू होके खत्म हो रही है। या फिर कैसे पता पड़ता है, एक और तरीका वो भी मैं बताता हूँ। अभी राइट नाउ ये मान ले ऐसे आ रही है ना, चालू हो रही है। सर थोड़ी तो कार्व होनी चाहिए ना सर ये। क्या हो गया? सर थोड़ी सी तो कार्व होनी चाहिए ना, नहीं तो नहीं बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट नहीं हो ये कोई सकती। जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे मैग्नेट्स आते हैं जिनके कारण थोड़ी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम स्ट्रेट होती है। ठीक है, जैसे मान ले चालू होके खत्म वाला केस ये हो सकता है। मान ले कि तेरे, एक सेकंड ना, ये सब में लिख लिया, एक बार लिख लो। मैं बताता हूँ चालू कैसे होती है, आता है ऐसा डायग्राम। एक बताता हूँ मैं तुम्हें, एग्जांपल बताता हूँ।
ये लिख लो बाकी लोग, और किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो देखो जैसे चालू होने वाला केस ऐसा आता है। अरे यार ये repeat क्यों हो रही है? मान लो कि आपको ऐसा डायग्राम मिल गया एग्जाम में। सपोज करो आपको एग्जाम में इस तरीके का डायग्राम मिला हुआ है कि क्या इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है। तो यहां पे सामने दिख रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चालू हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जा रही इन्फिनिटी तक है मानता हूं, लेकिन चालू नहीं हो सकती। ऐसा डायग्राम आता है, इसका मतलब यहां पे चालू हो रही है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से सुनना। तो डॉबर्नियर ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये तीनों तुम्हारे खत्म हो गए। तीनों के बारे में, तीनों के डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि तीनों फेल हो गए, मतलब तीनों ही काम नहीं किए। तीनों में क्या प्रॉब्लम थी, ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन 4 टॉपिक का मैं तुम्हें आज तो टेस्ट भेज दूंगा, तुम्हें कल शाम तक मुझे सबमिट करना है ना। कल शाम तक मतलब, क्योंकि है ना, आज तुम पढ़ लेना, पासवर्ड होगा उसमें, पासवर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नोट्स मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ये अपनी कॉपी में लिख लेना सारे के सारे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। और नीचे जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैं तुम्हें लिख के अलग से भेज दूंगा। तो अगर तुम्हारे पास लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी हुई है तो तुम वहां से इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो ओके यार। थैंक यू सर।